कि वो कितना दबाएंगे, कितना डराएंगे, वो सब लास्ट में तो फिर यही है। तो पब्लिक अभी खड़ी हो रही है, जनता जागरूक हो रही है, तो ये ऐसे ज्यादा दिन इनकी दुकानदारी चलने वाली नहीं है। अच्छा, जब दिशा के केस को आपने लिया हाथ में और दिशा सुशांत इस पूरे प्रकरण को, तो आपके खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा हो गया। पहले तो आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश की गई, फिर खरीदने की कोशिश की गई, हम लोगों के हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई, और जब आखिरी कुछ नहीं बचा तो आखिरी हथियार बचा, और वो भी फिर वही सिस्टम अदालत की शरण में आया और नाम दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अदालत कर रही है, इसमें सिस्टम का कोई लेना देना नहीं। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा था ये हम लोगों को मालूम था। नीलेश जी, जब आपको कंटेम्प्ट का नोटिस आया और आपने जो फिर जवाब दिया, और ये इसी प्रकरण में जो नोटिस आया, क्या जनता के मन में ये भाव गया कि हाँ, आपको इंप्लीकेट करने के लिए भी अदालत भी अब खड़ी हो रही है सिस्टम के साथ, या नहीं अदालत को लगा कि नहीं मिस्टर ओझा के साथ इनजस्टिस हो रही है? नहीं, सुनिए क्या है, वो तो पब्लिक को जो लगा वो तो आप लोगों को बेहतर मालूम है। आप लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट किया उसके लिए मैंने पिछले बार भी कहा, सारे एसएसआर वॉरियर, सारे लीगल फैटर्निटी, जो बार एसोसिएशन है, जूनियर एडवोकेट लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन से लेकर जितने एसोसिएशन है एडवोकेट्स के, इंडियन बार एसोसिएशन से लेकर जितने लोग हैं यहाँ, क्यूआई तो छोड़ दीजिए, क्यूआई तो पार्ट है मिशन, मतलब वो आंदोलन का। वो तो इसके अलावा जिन जिन लोगों ने इसको समझा और साथ में खड़े हो गए, वो तो ओपन है, मतलब सबको, किसी को बताने की जरूरत नहीं, उन सबका धन्यवाद। लेकिन मतलब क्या है कि जो पहला विषय आया था, वो विषय क्या था कि मैंने क्या बोला था मेरे इंटरव्यू में, जिसके ऊपर मुझे कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला। मैंने क्या कहा था कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे हमारा केस नहीं सुन सकती, क्योंकि उनकी बहन शरद पवार के पार्टी की सांसद है, मतलब थी, सांसद थी लेकिन लीडर है उसकी, और उसने आदित्य ठाकरे के सपोर्ट में एक स्टैंड लिया है। ये एक मेरा स्टेटमेंट था। दूसरा कहा था कि खुद जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का हिस्ट्री ऐसा है कि वो राष्ट्रवादी के शरद पवार गुट के लोगों के फेवर में ऑर्डर करती है, और जो मतलब यह है बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गठ, इनके खिलाफ में सुमोटो एक्शन लेती है और उन लोगों के बड़े बड़े ऑफेंस को भी इग्नोर कर देती है। जैसा कि उस समय शरद पवार गठ के एमएलए मनोज, अभी क्या नाम था उनका, दिलीप मोहिते, तो वो उनको उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर आरोप था पुलिस स्टेशन जलाने का, अटेम्प्ट टू मर्डर पुलिस 307 का, पुलिस का डिटेल रिपोर्ट, नीचे के कोर्ट का, स्पेशल सेशन कोर्ट का ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का, कि ये इस तरह से सीरियस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास है, इसमें एंटीसिपेटरी बेल दे नहीं सकते। वो मैटर में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने ऑर्डर में वो सेक्शन लिखा ही नहीं, वो एलिगेशन को लिखा ही नहीं, और घुमा फिरा के एक ऑर्डर दे दिया। वो हमने प्रूफ के साथ दिया। तीसरा, चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की जो चेयरमैन थी, उन्होंने हजारों करोड़ का पब्लिक मनी पद का दुरुपयोग करके वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत को गलत तरीके से ये दिया। बाद में उसके थ्रू अपने पति के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी करवा के लिया, जो भी रूटिंग किया पैसे का, ये था। उसके खिलाफ आरोप था आईपीसी 409 का, जिसमें उम्र कैद की सजा है, आजीवन कारावास की सजा है। इसका स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन सीबीआई के जज ने ऑर्डर में लिखा, सीबीआई ने अपना एफिडेविट दिया, और हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ऑर्डर में लिखती है कि ये इसमें सिर्फ 7 साल की सजा के प्रावधान वाले ऑफेंस है। और क्यों लिखा? क्योंकि फिर वो अरविंद कुमार के गाइडलाइन के तहत फिर 7 साल की सजा में नोटिस देके इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो जो उम्र कैद के सजा वाला गायब कर दिया, झूठा लिखा अपने ऑर्डर में। तो आप ये सारे आरोप थे। अब ये आरोप पे हमने कहा कि हम, वो ऑलरेडी पिटीशन फाइल है, उसमें मैं कौन से हूं, तो उसके खिलाफ मैं, मतलब उस जिस जज के खिलाफ मैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का केस लड़ रहा हूं, मेरा केस वो कैसा सुन सकते हैं? तो ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। अब उसके ऊपर यही जज साहिबा, जिनको अभी
मेघालय भेज दिया है, यहाँ से निकालकर मेघालय कोर्ट, हाई कोर्ट में भेज दिया, ट्रांसफर किया। हमारी एक डिमांड तो पूरी कर दी। जब से माननीय सीजे सूर्यकांत जी आए हैं, उनके लिए उनका और कॉलेजियम का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और हमने ये डिमांड की थी कि इनका महाराष्ट्र में रहना ही घातक है न्याय के लिए, तो हमने वो। अच्छा, अब ये जो हमने एलिगेशन किया, कोर्ट के सामने हियरिंग को आए, चीफ जस्टिस के बेंच ने बोला मैटर सीरियस है, इसके लिए स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट किया, उसमें हियरिंग चल रही है कब से, 2023 से। उसके बाद में ये जो इनको बचाने के लिए एक हमारे इधर के प्रूवन, जिनको मतलब कहा जाता है कि वो करप्ट जजेस का दलाल है भाई, एजेंट है, ऐसे यहाँ के एक सीनियर वकील है नितिन ठक्कर करके, उनके खिलाफ करप्शन के, फोर्जरी के सारे प्रूफ्स हमारे इतने सारे हैं हमारे पास। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेटर लिखा उन लोगों ने, और एक कोई विशाल कानडे करके एक वकील है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ जो ऐसे आरोप किए, उसने भले करप्शन किया नहीं किया, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जो आरोप किए वो ऐसे आरोप कर नहीं सकते जज के खिलाफ, तो इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का एक्शन लिया जाए। सेम आर्जी दिया चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को, दोनों ने उनका कंटेम्प्ट का रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया 2023 में, 18 अप्रैल 2023 को। और अब मेन बेनिफिशियरी कौन थी, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, ये उनके लोग हैं, और उनके एक खास है एडवोकेट सुदीप पासबुला वगैरह करके, उनका भी फोर्जरी का वगैरह सब उनके ऊपर अभी चल रहा है, सब फोर्जरी का केस, ठीक है। तो ये सब लोग पासबुला आदित्य ठाकरे के भी वकील हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो ट्राई कर रहे थे हमको धमकाने के लिए, चलो ठीक है, बाद में वो खुद ही गायब हो गए केस से, दैट इज डिफरेंट। तो अब ये लोग सब ट्राई कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, पिटीशन चालू है, पूरा न्यूज आ गया इसके 2023 में। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे आदित्य ठाकरे और इनके क्लोज में है, इसलिए ये केस सुन नहीं सकती करके ऑलरेडी दूसरा हमारा आरजी था, उसका भी न्यूज आ गया, मतलब ऑलरेडी कोर्ट में आरजी है उसी पॉइंट पे, उसका न्यूज आ गया 2024 में। ये सब बातों को छुपा के रख के, सप्रेस करके, यही जज साहिबा जस्टिस रेवती मोहिते डेरे एक लेटर लिखती है, एकदम फॉर्जरी, बोगस, झूठा, चीफ जस्टिस हमारे आलोक आराधे जी को। क्या लेटर लिखा कि ये सारे आरोप झूठे हैं। नीलेश ओझा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये सारे आरोप झूठे, मतलब वो जो वंदना चौहान है, जो भी है उनका नाम, उनकी सिस्टर, वो उनकी बहन नहीं है राष्ट्रवादी में। उन्होंने चंदा कोचर को ऐसा 7 साल की सजा का झूठा लिख के बेल नहीं दिया है। वो दिलीप मोहिते के खिलाफ में 307 के सेक्शन उन्होंने नहीं हटाए हैं ऑर्डर में, और उन्होंने उनके खिलाफ में ऐसी कोई पिटीशन नहीं चल रही है, ऐसा जो भी है, मतलब मेरे सारे आरोप झूठे, उन्होंने क्लियर लिख दिया, एवरीथिंग इज फॉल्स, और ये मुझे बदनाम कर रहा है। कॉग्निजेंस कोर्ट ने नहीं लिया था, जो आलोक आराधे, मुझे 2-4 उनके चमचे लोग आके बोलते, आप बोले आलोक आराधे साहब के ऊपर केस करो, बोले मेन वो है, उसने कॉग्निजेंस लिया है, बोले जो अभी सुप्रीम कोर्ट जज बन गए। मैंने कहा मैं उनके खिलाफ क्यों करूं, उन्होंने तो मुझे चांस दिया ना कि आपका क्या कहना है, आप आकर, उन्होंने 5 जजमेंट बैठाया, जो किसी को नहीं मालूम था सारे देश को मालूम हो गया। तो वो 5 जज के ऑर्डर में आ गया कि ये आरोप है, आप मुझे सिर्फ क्या करना है, मैंने अगर ये आरोप झूठे हैं तो बिल्कुल मैं कार्रवाई का हकदार हूं, और अगर ये आरोप मेरे सही है तो उस जज के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लॉ बहुत क्लियर है, अगर किसी हाईकोर्ट जज ने भी, सुप्रीम कोर्ट जज ने भी अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा कंटेम्प्ट का केस अगर किया ना, तो उसको आईपीसी 211 में और आईपीसी 220 में 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। तो ये क्या है, कई वकीलों को लॉ मालूम नहीं है करके इनकी दुकानदारी चल जाती है, डर जाते हैं। इस बार रॉन्ग नंबर डायल हो गया। तो क्या हुआ, तो उन्होंने नोटिस दिया, 5 जज का बेंच बना दिया कि मैटर सीरियस है। अब नॉर्मली क्या होता है मैं बताता हूं, कंटेम्प्ट में होता क्या है, कंटेम्प्ट का नोटिस निकला तो नॉर्मली वकील या जो जिसके नोटिस निकलता है वो डर जाते हैं। ये वर्ड खुद दीपांकर दत्ता जी ने अपने ऐसे बालाजी का जजमेंट है 2024 का, उसमें जजमेंट में लिखा
कि कई बार वो डर के मारे अपने डिफेंस वगैरह गिव अप कर देते, माफी मांग के जान दो भाई क्योंकि साले इसमें सजा हो सकती, ऐसा करके हट जाते। हमने क्या किया, जैसा नोटिस आया हमने एफिडेविट पे सारे प्रूफ दिए और इनका झूठ कैसा है ये बताया, और हमने कहा कि इनका ही अरेस्ट वारंट निकालिए अब जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का, ये केस लॉ है और इसके ऊपर में हमको कॉम्पेंसेट कीजिए अभी आप। तो अभी उसमें क्या हो गया, फिर जस्टिस सूर्य अपने ये आलोक आराधे जी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए, फिर जस्टिस चंद्रशेखर जी आए। तो चंद्रशेखर जी को इन्होंने क्या गुमराह किया, क्या क्वेश्चन पता नहीं, वो शुरू में बहुत गुस्सा थे क्योंकि उनका कहना था नहीं आप ऐसे वर्ड यूज नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। लेकिन बाद में अभी नाउ इट्स ओके, मतलब जब हमने बाद में बोला कि सर हमने इसमें सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया, उन्होंने खुद ने ऑर्डर में लिखा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, आपका जो कहना है, हमारे अगर ऑब्जर्वेशन गलत है वहां से ऑर्डर लेके आ जाओ आप। तो ऐसा करके उन्होंने फिर अभी मैटर को अब सुप्रीम कोर्ट में जब ऑर्डर होगा तो उसके बाद में ये मैटर इधर का जो भी है चलेगा। तो वो हो गया, बात हो गई। लेकिन क्या है, लोगों को सच जानना जरूरी है कि हो क्या रहा है भाई। तो इसमें अभी हाईकोर्ट में वो मसला नहीं है कि वो प्रिजुडाइज हो रहा है और झूठा करके तकलीफ दे रहे, वो वाला अभी हाईकोर्ट में वो मसला नहीं है। अभी मसला ये है कि जिन्होंने मुझे झूठा फंसाया, और ये विषय मेरा नहीं है ना, ये मेरी जो सारी लड़ाई अगर आपने देखा होगा, इतनी किताबें हमने बनाए और माननीय सूर्यकांत जी के, वो आपकी लड़ाई नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो पब्लिक एट लार्ज। हाँ, ये मैं तो हर बार यही सोचता हूं ना कि नीलेश ओझा आज हम कैपेबल है, हम संभाल लेंगे मैटर। अरे भाई जूनियर वकील है, आने वाली जनरेशन है, ये लॉ उनके लिए हम ऐसा बेकार लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के नहीं जा सकते। वो हम बेस्ट प्लेस उनके लिए कि एक बेटर लिविंग प्लेस, लॉ एंड ऑर्डर का बोलो या हर मायने में बोलो, तो उनके लिए हम ऐसा करके जाएंगे, तभी तो हम भगवान को मुंह दिखाने के लायक रहेंगे ना, कि जो भगवान ने हमको जो कुछ दिया है थोड़ा बहुत, उसका लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी अगर हम काम करेंगे तभी तो हम सच्चे इंसान कहलाएंगे। तो ये हमारा प्रयास रहता है, इसलिए हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और मतलब अभी पहले से अभी कुछ दर्शकों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि आज हमने सोचा था कि लाइव में दर्शकों से भी बात करूंगा और जिनको जो कुछ भी पूछना है उनके सवाल को लेते हैं। नीलेश जी थे, कुछ दर्शक सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो हाईकोर्ट में जो विलंब हो रहा है, जो देरी हो रही है, क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार, अभी सिर्फ एक बार मेंशन करना है, नया डेट लेना है कि भाई, क्योंकि ये अभी लास्ट स्टेज पे आ गया ना, अभी बचा क्या है उसमें, अभी लास्ट स्टेज पे फाइनल हियरिंग के लिए सारे प्लीडिंग कंप्लीट सब हो गया। और कोर्ट ने ये भी बोला था लास्ट टाइम, गडकरी साहब ने ओपन कोर्ट में बोला, वो पूरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, कि हम तो आज ही डिसाइड कर रहे थे, सिर्फ वो थोड़ा सा वो क्या आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका वो आप अमेंड करके बोर्ड रिकॉर्ड पे ले लिए, और नेक्स्ट डेट फाइनल। और पीपी ने भी बोला कि नो एक्सक्यूज नथिंग, वो हो गया। अभी ठीक है, उन लोगों ने सोचा कि कोर्ट में बोलने के लिए मुंह नहीं है, तो अभी रजिस्ट्री ने कैसा वो मैटर बोर्ड पे नहीं लगा, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो ये एक बार जरा कोर्ट के नजर में लास्ट बार लाकर देंगे, और फिर उसके बाद में कोर्ट से सीधा हमको सुप्रीम कोर्ट में ही देना है कि सर अब ये बहुत हो गया इनका, या तो आप डिसाइड करो या तो नीचे बोलो इनको कि 1 महीने के अंदर, या फिक्स टाइम रखो 2 हफ्ते में, इसमें ये इतना ही तो डिसाइड करना है तुमको। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये मेरा कंप्लेंट है, एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे बताओ, ये गैंग रेप और मर्डर का केस है, इतना ही तो मैटर है अपना। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन ले सकती है, क्योंकि अभी सूर्यकांत जी वहां मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि वहां से फौरन न्याय का आदेश मिल जाएगा? मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई केसेस है जिसमें दिया है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि आप तुरंत इसको डिसाइड करो करके, तो वो मिलना चाहिए। तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट बोलता है चलो छोड़ो हम ही डिसाइड करते हैं इसको, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये मामला पूरा मैटर वो अपने पास ले भी सकती है सुप्रीम कोर्ट? हाँ, आर्टिकल 142 में पूरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट अर्जी लगा,
आप ये भी अर्जी लगा सकते हैं कि बिना, अगर आप ये अर्जी लगा दें कि आप इस हाईकोर्ट के मामले को आप ही सुनिए, मुझे वहां से न्याय की अपेक्षा नहीं है, ऐसा भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट बिना अर्जी के खुद ही कर सकती है। लखीमपुर का जो मैटर था कुलदीप सेंगर वाला, जब एक एडवोकेट और वो उनकी मौसी का डेथ हो गया तो किसी ने अर्जी नहीं लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था और डायरेक्शन देके यूपी से मैटर ट्रांसफर कराया दिल्ली में, समझे क्या? हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 में पावर बहुत है, मतलब किसी की अर्जी की जरूरत नहीं है कोर्ट को।